नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुरैना से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के बुलंद हौसले की एक ये वारदात सामने आई। दुकान पर बैठे व्यापारी को गोली मारी गई और व्यापारी का प्रॉपर्टी को लेकर ग्वालियर में एक विवाद चल रहा था। इलाज के दौरान व्यापारी कैलाशी गोयल की मौत हो गई। घटना का एक लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बामौर थाना क्षेत्र के सदर बाजार का यह पूरा मामला। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस पूरी घटना को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बामौर थाना क्षेत्र के सदर बाजार का यह मामला है, जहां बदमाशों ने गोली मार दी दुकान पर बैठे व्यापारी को और बदमाश भी देखिए आए और गोली मारकर भाग गए। और आपको बता दें इस हमले में व्यापारी की मौत हो गई। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें दो बदमाश वहां पर आए और गोली मारकर वहां से फरार हो गए और हत्या करने के इरादे से ये आए थे यहां पर। और ये देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है इनका चेहरा। बहुत जल्द ये पकड़े जाएंगे। इलाज के दौरान कैलाशी गोयल की मौत हो गई। दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। बामौर थाना क्षेत्र के सदर बाजार का ये पूरा मामला, जहां खुलेआम बदमाश दुकान में घुसते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। दो बदमाश हैं ये और तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और ये आप देखिए लाल घेरे में जो दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, ये वही बदमाश हैं जो हथियार लेकर आए और दुकान में घुसकर व्यापारी पर गोलियां दागी और चले गए। और व्यापारी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान व्यापारी कैलाशी गोयल की मौत हो गई। हालांकि ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बमौर थाना क्षेत्र के सदर बाजार का यह पूरा मामला। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है और यहां पर जल्द ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा, उम्मीद की जा रही है, चूंकि साफ चेहरे इनके दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहे ये बदमाश बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन क्या रहा पूरा घटनाक्रम? आखिर क्यों ये हत्या की गई? देखिए आशीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बामौर थाना क्षेत्र के सदर बाजार का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने व्यापारी की दुकान में घुस करके गोली मार दी। दोनों जो बदमाश हैं उन्होंने फायर किए, करीबन 3 से 4 फायर किए और व्यापारी के गोली लगने के बाद व्यापारी को ग्वालियर उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस व्यापारी का इन बदमाशों से ग्वालियर में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल बामौर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे जो बदमाश हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इन्हें पहचान करने में। पुलिस क्या कह रही है, कब तक पकड़ने का दावा है? देखिए बिल्कुल पुलिस अभी यही दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और उनके जो ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है पुलिस। बिल्कुल हमें तो बिल्कुल कायरता की पूरी पराकाष्ठा को पार किया इन्होंने। दो लोग आते हैं बंदूक हाथ में हथियार लिए और एक व्यापारी को गोली मारकर भाग जाते हैं। बहुत ज्यादा कोई बदमाशों जैसी स्थिति भी इनकी नहीं है। बीमार से भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े हल्के फुल्के। लेकिन अमित, अभी इस पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों से किसी से बात हुई हो? उस वक्त वहां पर कोई था मौजूद? इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, किस तरफ गए, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल आसपास के लोगों से बात होने पर पता चल पाई? देखिए बिल्कुल हमारी आसपास के लोगों से भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि ये व्यापारी बाइक से सीधा उतरे थे और दुकान में अंदर जाकर के दोनों ये जो बदमाश हैं उन्होंने व्यापारी पर फायर किया। दोनों ने कट्टे और पिस्टल से फायर किया है। उसके बाद तत्काल ये बदमाश थे वो बाइक पर सवार होकर के फौरन रफू चक्कर हो गई। उस वक्त व्यापारी दुकान पर अकेले थे? हाँ बिल्कुल, व्यापारी उस वक्त दुकान पर अकेले थे। उसी समय इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अंदर कुछ लोग एक दो और भी थे। उन्होंने आकर के देखा, जैसे ही मौके पर पहुंचे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इस व्यापारी को ग्वालियर उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल। और अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह से इनकी तलाश की जा रही है?
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है 302 की धाराओं में, और जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारियों की बात कह रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आरोपियों के साफ चेहरे दिख रहे हैं और नामजद आरोपी है उनको के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अब गिरफ्तारी कब तक करती है पुलिस। लेकिन पुलिस का क्या कहना है, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है? क्या उनकी फोटोज सर्कुलेट कर दिए गए हैं? परिवार से अगर बातचीत हुई हो, परिवार का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, पुलिस अभी यही कह रही है कि सीसीटीवी फोटोओं को भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं बराबर, और जो बदमाश हैं उनके ठिकाने हैं, जैसे उनके घर हो, उनके रिश्तेदार हो, उन्हें लेकर के भी हम लगातार टारगेट कर रहे हैं। जहां भी उनकी सूचना मिलती है वहां पर से जल्द ही गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है अमित, बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं और भाग जाते हैं, इस दौरान कोई पुलिस पेट्रोलिंग वाहन वहां आसपास नहीं था क्या? क्या कोई पुलिस चौकी, कोई पुलिस का थाना, चूंकि मार्केट एरिया है और वहां पर इस तरह की सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है मुरैना जिले के लिए, क्योंकि जिले में प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं घटती रहती है। बीते रोज भी देखा गया था कि दोपहर 2 बजे पुलिस मौके पर मौजूद थी, उसी समय फायर हो रहे थे दोनों साइड से, और देर रात को फिर से देखा गया है जो कि एक व्यापारी को जो गोली मारी है उसकी मौत हो गई है। तो ये एक पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि मुरैना जिले में इस तरीके की घटनाएं आए दिन घटती रहती है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। और तो सदर बाजार पे जिस तरीके से एक व्यापारी को गोली मार देना, कहीं ना कहीं पुलिस का ये फेल्यूर भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस व्यापारी को गोली मारी गई अमित, वो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद के चलते कारण बताया जा रहा है। ये कैसे पता चला? क्या कोई कॉल डिटेल थी या कोई इस विषय को लेकर किसके द्वारा जानकारी दी गई कि ये प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही हत्या की गई है? देखिए आशीष, अभी ये पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर के व्यापारी का इन बदमाशों से ग्वालियर में विवाद चल रहा था, लेकिन अभी परिजन इस मामले पे कुछ नहीं कह रहे हैं कि किसको लेकर के विवाद चल रहा था। परिजनों का तो यही कहना है कि ये दुकान पर आए थे बदमाश और इन्होंने सीधा फायर करके व्यापारी को गोली मार दी। अगर पुलिस जो कह रही है अमित, पुलिस की बात अभी जो जिस तरह से कही जा रही है कि ये बदमाश ग्वालियर की प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, तो ये ग्वालियर से यहाँ पर हत्या करने के लिए आए थे, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो पुलिस यही बता रही है कि ग्वालियर से ये सीधा हत्या करने के लिए यहाँ पर बाइक से सवार होकर दोनों बदमाश आए थे और कट्टे और बंदूक से दोनों ने फायर किया, जिसके बाद व्यापारी की हत्या हो गई। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:25 पर भोपाल आएंगे और पीएम मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन देंगे और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद रहेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टिकट काउंटर भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा जो अन्य प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 6, यहां पर व्यवस्था रहेगी, लेकिन 1 नंबर से आपको आम लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होने वाले हैं और इस बीच बीजेपी के द्वारा जो एक बड़ा भव्य रोड शो और बड़ा कार्यक्रम रखा गया था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उसे रद्द कर दिया है। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो हादसा हुआ, बावड़ी की छत धंस जाने की वजह से करीब 35-36 लोगों की जान चली गई, इस वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 से 8 घंटे करीब प्रधानमंत्री भोपाल में रहने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, 1 नंबर प्लेटफॉर्म बंद रहेगा यात्रियों के लिए, तो हरी झंडी जब प्रधानमंत्री दिखाएंगे तो ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी, तो इसमें यात्री होंगे तो वो कैसे इसमें बोर्ड करेंगे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है अपने पास? देखिए, बिल्कुल अगर आज की बात करूं तो आज ये सांकेतिक तौर पर ट्रेन चलेगी। इसमें आम यात्री नहीं बल्कि जो खास यात्री हैं केवल वही रहेंगे, यानी विद्यार्थी या इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मीडिया कर्मी इसमें साथ जाएंगे। लेकिन 3 तारीख से औपचारिक तौर पर इस ट्रेन का शुभारंभ हो जाएगा और अभी आज भले ही 3:30 बजे के आसपास ये ट्रेन रवाना होगी, लेकिन अगर सामान्य दिनों की बात करूं, नहीं 3 तारीख से सामान्य तौर पर ये ट्रेन चलना शुरू होगी। उस दौरान ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे
रानी कमलापति से दिल्ली की तरफ रवाना करेगी। 9:25 के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। मैं स्टेट हैंगर के बाहर ही मौजूद है, तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ किए गए। 9:25 पर जब स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाल परेड ग्राउंड जाएंगे और लाल परेड ग्राउंड से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां से फिर वाई रोड जो है वो रानी कमलापति मार्ग पहुंचेंगे। यानी रानी कमलापति जब जाएंगे तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का ये सफर उनका होगा, जो वाई रोड वो तय करेंगे। इस दौरान हालांकि बीजेपी ने तमाम तैयारियां की थी कि जब वो 8 किलोमीटर के आसपास जब वो वाई रोड जाएंगे तो सड़कों पर लोग रहेंगे और उनके पुष्प वर्षा करके स्वागत होगा। तमाम तरह के ढोल और जो गाजे बाजे का वही प्रबंध किया गया था, लेकिन जिस तरीके से इंदौर में जो हादसा हुआ उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। यानी आज की अगर मैं बात करूं तो जब इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, 3:15 का वो समय होगा जब वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और लगभग 15 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर रहेंगे और 3:30 पर वो वहां स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री कमांडर कॉन्फ्रेंस के लिए शैलेंद्र जाने वाले। यहाँ से कितनी दूरी है, कितना समय लगभग लगेगा और यहाँ पर जो तय शेड्यूल है उसमें कोई अभी तक बदलाव की जानकारी? देखिए, अभी तक की बात करूं तो जो शेड्यूल है उनका जो पहले आया था वही शेड्यूल है, लेकिन जिस तरीके से केवल एक बदलाव इसमें हुआ है कि मध्य प्रदेश बीजेपी उनका 8 किलोमीटर लंबा यानी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर यानी जहां पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है सेना की, वहां पर वो जब शामिल हो रहे थे और उसके बाद वहां से जब वो आगे उनका जो बाय रोड जाना था उस दौरान बीजेपी उनका स्वागत करने का प्लान था। केवल उस प्रोग्राम को चेंज किया गया, बाकी किसी भी तरह के प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ स्टेट हैंगर पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाल परेड ग्राउंड से बाय रोड कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर यानी जो जहां पर कॉन्फ्रेंस होना है वहां पहुंचेंगे और वहां से बाय रोड वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से जब वो हरी झंडी दिखाएंगे यानी पहली मध्य प्रदेश की वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ विद्यार्थी जो कि ट्रेन में जाने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे वो और उसके बाद वहां से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से स्टेट हैंगर यानी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो लगभग 7 घंटे के आसपास का ये पूरा समय रहेगा जब इस पूरे जो कार्यक्रम है, 2 प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होंगे। शैलेंद्र, नजर बनाए रखें आप इस पर, हम आगे अपडेट लेंगे आपसे और जब प्रधानमंत्री आएंगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो रायपुर से बड़ी खबर, आज से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। सरकार आज पहली किश्त जारी करेगी। आपको बता दें, शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा और शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करके दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं, कुछ मानक हैं पात्रता के लिए, उनको पूरा करने वाले बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्रदेश की सरकार यहां बेरोजगारी भत्ता देगी। तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। तनु, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज से बेरोजगारों को 2,500 रुपए भत्ता देगी सरकार। जी देखिए, बेरोजगार युवा आज से राज्य सरकार द्वारा जारी वेब पोर्टल पर बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं और युवा जिस माह से आवेदन करेंगे उसी माह से उनको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर भत्ता 1 अप्रैल से ही मिलेगा। लेकिन तनु, एक जो पात्रता के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्या है वो क्राइटेरिया और कैसे जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन किसी का पहले हुआ बाद में हुआ, आज से वो कैसे हासिल होगा और कब से इसकी शुरुआत होगी, लगभग कितने बजे तक पैसे ट्रांसफर हो पाएंगे, इस बारे में भी कोई डिटेल्स है क्या अपने पास? जी देखिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है और उम्र 1 अप्रैल से 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ। और आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना चाहिए और आवेदक की खुद की कोई आय का स्रोत न हो और आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 1 साल के भीतर बना होना चाहिए। और देखिए, आवेदन के सत्यापन में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद जो बेरोजगार युवा हैं उनके अकाउंट में 2,500 राशि का भुगतान जो है वो सीधे किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तनु हमारी सहयोगी बता रही हैं कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और जो तय मानक हैं वो सभी को पहले ही बता दिए गए हैं।
बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का, और अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर समेत कई जिलों में मौसम बदल गया है। एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर से बदला है, और इस बदले मौसम में काफी कुछ किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि जो गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी थी वो जरूर शांत हो जाएगी, और लोगों को यहाँ एक खुशनुमा, एक सुहाना मौसम एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन किसानों के लिए मुसीबत हो सकती है। ओले गिरे, बारिश हुई तो खड़ी फसल खराब हो सकती है, और सब्जी की फसलों पर असर पड़ सकता है, और आकाशीय बिजली गिरने से भी कई बार कई तरह के नुकसान होने की जानकारियां मिलती रही हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि यहाँ जो मौसम का बदलाव है, मौसम के बदले मिजाज की अगर बात करें तो रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है, तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की भी आशंका है। और ऐसे में आपका यदि कार्यक्रम है तो अपने क्षेत्र का जो फोरकास्ट है वो देखकर अपने घर से निकले, क्योंकि आज जो बारिश है वो आपके काम में खलल डाल सकती है। और अगली खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में जलाभाव क्षेत्र घोषित किया गया गरियाबंद को, और जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि यहां पर जल अभाव क्षेत्र इसे घोषित किया गया है। मानसून आने तक जल अभाव क्षेत्र इसे घोषित किया गया है। कलेक्टर प्रभात मलिक ने इसके बारे में जानकारी दी। नलकूप खनन करने पर कार्रवाई की जाएगी, और जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि गरियाबंद में मानसून आने तक इसे जलभाव क्षेत्र घोषित किया है। अब ऐसे में बोर्स नहीं हो सकेंगे, खनन नहीं हो सकेगा, और नलकूप लगाने पर प्रतिबंध है। और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शेख, अगर आप बात करें गरियाबंद जिले की, तो पानी की कमी यहां पर है, ये बात अब प्रशासन भी मान रहा है की कमी गरियाबंद जिले में ही। इसी को देखते हुए गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिला को जलाभाव क्षेत्र घोषित कर दिया है, और इसी के साथ नलकूप जो बोर खनन है इसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में 1 अप्रैल से आने वाले मानसून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और सख्त निर्देश दिया गया है। जो अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं इस मामले को लेकर, इसमें सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी नलकूप बोर खनन का पाया जाता है बिना अनुमति के तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अति आवश्यक होने पर जो बोर खनन करने वाले हैं वो प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही बोर खनन करेंगे। तो गरियाबंद जिले में लगातार जो पेयजल की समस्या देखी जा रही थी, पानी की कमी देखी जा रही थी, इसको लेकर ये पूरा जो है निर्णय लिया गया है, और नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जिला को जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जी आशीष जी। लेकिन शेख, अब बात करें अगर जो प्रतिबंध है उसमें प्रशासन की अनुमति के बाद कुछ छूट मिलने की संभावना है यहाँ पर? अगर प्रशासन से बात की जाए, अनुमति लेकर बोर किया जा सकेगा इस दौरान? जी देखिए, बोर खनन करने वाले अगर जो प्राधिकृत अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे अनुमति लेंगे तो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उन्हें अनुमति प्रदान किया जाएगा, और तब वो कहीं जाकर बोर खोद सकेंगे। लेकिन अगर अनुमति नहीं लेते हैं तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि कलेक्टर प्रभात मलिक ने जो आदेश जारी किया है इसमें साफ तौर पर ये चीज लिखा गया है कि अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और संभवतः माना जा रहा है कि एक अनुमति लेने के बाद। बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें कि तांदुला डैम से पानी छोड़ा गया, 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिले के 573 तालाबों को भरे जाने के लिए। दरअसल गिरते भूजल स्तर को दुरुस्त करने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दुर्ग जिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई, गिरते भूजल स्तर को दुरुस्त करने की कवायद। तांदुला डैम से पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि 5 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और तांदुला डैम से छोड़े गए इस पानी को डैम्स को रिफ्यूल करने के लिए, दोबारा रिचार्ज करने के लिए, माफ कीजिएगा, ये किया गया। 500 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है। जिले के 573 तालाब हैं,
जिन्हें भरा जाना है, और गिरता भूजल स्तर जो कि चिंता का विषय बना हुआ था, इसको भी मेंटेन करना, दुरुस्त करना इसके पीछे लक्ष्य माना जा रहा है। तांदुला डैम से करीब करीब 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि जिले के 500 से ज्यादा डैम तालाबों को भरने का काम करेगा। और यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।